हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर। और सेकंड चैप्टर है ये, जिसमें पढ़ेंगे हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। यूरोप आपको पता ही है, वो यूरोपियन देश की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, जहाँ से यूरोपियन शक्तियाँ एशिया में आई और सारे एशिया को गुलाम भी बनाया, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। जो रशिया है वो आपको पता है बहुत बड़े क्षेत्र वाला देश है। अगर मैप में देखोगे तो उसका आधा हिस्सा यूरोप में और आधा हिस्सा, वो एक बड़ा हिस्सा एशिया में आता है। 13 जोन बदलने पड़ते हैं। रशिया इतना बड़ा देश है, लेकिन इसकी एक ये बात है कि ये आर्कटिका क्षेत्र में आता है, अंटार्कटिका में, और इसका काफ़ी भाग बर्फ से ढका हुआ है। किसी भी देश को जानने से पहले उसका ज्योग्राफिकल एरिया जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी तरह का समाज होता है, उसी तरह के हालात होते हैं। अब एक वर्ड है सोशलिज्म, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। सोशलिज्म का क्या अर्थ है? देखो, सोशलिज्म के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। एक लेखक हुए हैं C.M. जोड। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है सोशलिज्म एक ऐसी कैप है, सोशलिज्म एक ऐसी कैप है जिसको जैसा भी सिर हो किसी का भी, वो उसी को नाप आ जाती है, वो उसी के अनुसार फ्लेक्सिबल हो जाती है। इस बात से समझे? कुछ दिमाग को कुछ स्टक हुआ आपको? कहता है C.M. जोड कहता है ये एक ऐसी कैप है, सिर के अनुसार रूप ले लेती है, एक फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब जो सोशलिज्म का आइडिया है वो एक ऐसा फ्लेक्सिबल आइडिया है जिसमें बहुत सारे विचार शामिल हैं। हर देश के अनुसार सोशलिज्म का मीनिंग अलग निकला है और अलग अलग तरीकों से हर देश ने सोशलिज्म को अपनाया। चाइना जैसे देश जो कम्युनिस्ट हैं वो निरंकुश तानाशाही के लिए सोशलिज्म का प्रयोग करते हैं। रशिया जैसे देश तानाशाही के साथ साथ प्लानिंग और पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना, मतलब उद्योग धंधों को पब्लिक बना देना, ये सोशलिज्म का मीनिंग लेते हैं। भारत जैसे देश सोशलिज्म का मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, भारत जैसे जो देश हैं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से समाज में पुअर और रिच का जो गैप है उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब सोशलिज्म कुछ और है। अमेरिका जैसे देश, ये भारत जैसे देशों की बात कर रही हूँ मैं, रशिया भी इसी में आ जाता। जो अमेरिका जैसे देश हैं वो सोशलिज्म को बहुत बुरा मानते हैं, इज ए बैड आइडिया। उनके अनुसार सोशलिज्म का मतलब है व्यक्ति की कैपेसिटी को खत्म करके और गरीबों पर पैसा लुटाना। मतलब समाज का कल्याण के नाम पर आप अमीरों को कम गरीब बना रहे हो। ये जो है, जो लोग अपनी कैपेसिटी से पैसा कमा सकते हैं उनको आप जबरदस्ती गरीब बना रहे हो। गरीब लोग जो वीक हैं उनके कल्याण के लिए, ये इसको बहुत बुरा मानते। तो सोशलिज्म का कोई एक मीनिंग है नहीं, लेकिन जो रसिया और चाइना में सोशलिज्म फैला वो कुछ कुछ मिलता जुलता था। अब ये आइडिया आया कहाँ से? एक आइडिया की कोई पृष्ठभूमि होती है। हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में राजा राज करते थे, किंग्स, और चर्च का शासन था। जो राजा था वो व्यक्ति के पॉलिटिकल लाइफ और आर्थिक लाइफ को कंट्रोल कर रहा था, जबकि चर्च जो था वो सोशल और रिलीजियस लाइफ को कंट्रोल करता था। उसके विरोध में जो 15वीं 16वीं शताब्दी थी, 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी, ये यूरोप का पुनर्जागरण माना जाता है। क्या माना जाता है?
पुनर्जागरण का काल रेनेसांस माना जाता है। और इस रेनेसांस में ये कहा गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, और जिस अज्ञानता पर, इग्नोरेंस के कारण जो राजा और चर्च थे, जो व्यक्ति को गुलाम बनाए हुए थे, अब वो जमाना खत्म हो चुका था। अब व्यक्ति पढ़ लिख चुका था, उसे साइंस के अनुसार ज्ञान हो गया था कि उसकी गरीबी का कारण कोई ग्रह नहीं है, कोई देवीय शक्ति नहीं है, उसकी गरीबी का कारण राजा की और चर्च की गलत पॉलिसीज हैं। अब डिमांड होने लगी राइट्स की, कि मनुष्य आजाद पैदा हुआ था, प्रकृति ने सभी को इक्वल बनाया है, सब समान हैं, और समानता के हिसाब से कोई राजा या कोई चर्च का डोमिनेशन समाज पर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति फ्री होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। धर्म के नाम पर चर्च का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्म एक पर्सनल मैटर होना चाहिए। पर्सनल मैटर के अनुसार ये व्यक्ति का धार्मिक व्यक्तिगत मामला, वो किसी धर्म को माने या ना माने। इक्वालिटी की बात हुई, इक्वालिटी की बात हुई, और इक्वालिटी के अनुसार जो है सभी व्यक्ति इक्वल हैं, और सभी को अपने अनुसार जीने का अधिकार है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से आपको पता है हर फील्ड में डेवलपमेंट आती है। टेक्नोलॉजी के आविष्कार के कारण जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो काफ़ी ग्रो करती हैं। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर में नए नए सुधार आते हैं, नई नई मशीनरी आती हैं, नई नई आइडियोलॉजी आती हैं, और समाज जो है पुराने ढर्रे को छोड़कर नए प्रगति के पथ पर चलता है। अब यूरोप के लोगों को भी लगने लगा था कि जो पुराने तरह के राजा या कानून हैं, उनके लॉज हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं हैं, इसलिए, और चर्च जो है हमारे किसी काम के नहीं है, इसलिए हमें नए पॉलिटिकल सेटअप चाहिए, नई गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे अनुसार कानून काम करे, कानून बनाए, नए तरह के लॉज चाहिए, फ्रीडम चाहिए और इक्वालिटी चाहिए, साइंस के आविष्कारों की आज़ादी चाहिए, विचारों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी चाहिए, बोलने की आज़ादी चाहिए, लिखने पढ़ने की आज़ादी चाहिए। और इस आज़ादी के कारण ही फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई, और फ्रांस के साथ साथ ब्रिटेन में तो क्रांति की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, राजा ने अपने आप अधिकार त्याग दिए। अमेरिका जैसे देश ने जो इंग्लैंड है उसकी गुलामी को त्याग दिया, और 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे दी। तो नए तरह का समाज आया, नए तरह के कानून बने। उन कानूनों में सबसे ज़्यादा आज़ादी पर जोर दिया गया, फ्रीडम पर, लिबर्टी पर। इस लिबर्टी कुछ लोगों ने डिमांड की, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये कहा सरकारों से कि आप हमारे ऊपर कोई कठोर कानून, लॉज जो हैं वो ना थोपें, हमें आज़ादी दें मार्केट में। आप ये तय ना करें कि हम मजदूरों को कितना वेतन दें, इंडस्ट्रीज में क्या पैदा करें, व्यापार कैसे करें, उनका मोल भाव कैसे करें। हमें छोड़ दें मार्केट के भरोसे, और मार्केट में जो वही जीतेगा जो सरवाइव करने की शक्ति रखता है। इसलिए इन्होंने एक सिद्धांत रखा, लेसेस फेयर, और इसके का मतलब है कि हमें आज़ादी दे दो, हस्तक्षेप मत करो। हस्तक्षेप की नीति बोलते हैं। इस हस्तक्षेप के अनुसार हम जो कैपेसिटी होगी जिसकी, वो जी लेगा, और जो नहीं बच पाएगा वो मर जाएगा। आज़ादी की डिमांड हुई, और ये कहा कि आप मजदूरों के लिए कोई कानून ना बनाएं। हजारों लाखों जो यूरोप की फैक्ट्रियों में मजदूर काम कर रहे थे, वो शोषण का शिकार हो गए, एक्सप्लॉइट होने लगे। किसके हाथों? जो कैपिटलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योग लगाए हुए थे,
इनसे 14-14 घंटे काम कर दिया जाता था। काम की दशाएं ऐसी होती थी कि उनकी जीवन की कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। दूसरी तरफ सरकार पर यह दबाव था कि आप हमारे लिए, उद्योगों के लिए और मजदूरों के लिए कोई कानून ना बनाए, हस्तक्षेप ना करें। जैसे वर्तमान में कुछ लॉज हैं, मैं कानूनों की बात बताती हूँ आपको, कि मजदूर 8 घंटे काम करेगा। जो सरकार ने तय कर रखी है कम से कम एक दिन की सैलरी 350 रुपये, वो जरूर मिलेंगे उसको शाम तक काम करने में। 8 घंटे काम करेगा। और खेतों में काम करते हुए अगर कोई मर जाता है या मजदूरी के समय कोई मर जाता है तो उसका पूरा कंपनसेशन जो मालिक है वो देगा। ठीक है ना। मतलब उसको अगर हाथ पैर कट जाता है तो उसका भी मुआवजा देना पड़ेगा। इवन अमेरिका में तो ये, अमेरिका इंग्लैंड जैसे देशों में तो ऐसे कानून है कि अगर किसी व्यक्ति का दफ्तर में काम करते करते चश्मे चढ़ जाते हैं, उसे चश्मे का खर्चा भी गवर्नमेंट, वही कंपनी देती है। ऐसे लॉस हैं। तो इस तरह से, ये अब की बात बता रही हूँ मैं, उस टाइम ऐसे कानून थे नहीं। तो लोग कैसे बचते शोषण से? शोषण से बच नहीं रहे थे। मजदूर जो है पशुओं की तरह रहकर अंधेरे कमरों में काम करते। महिलाओं बच्चों को जो हैजर्ड्स काम थे, कठोर काम थे, जानलेवा काम थे, उनमें लगा दिया जाता था। औरतें जैसे प्रेगनेंसी में भी काम करती थी, छोटे बच्चे को लेकर काम करती थी। मजदूर की जो अगर वो वेतन बढ़ाने का काम मांग करते तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता। नौकरी की कोई श्योरिटी नहीं थी। अब आए मार्क्स साहब। मार्क्स ने ये कहा कि इस तरह से जो शोषण हो रहा है मजदूरों का, ये गलत है और इस शोषण की व्यवस्था को खत्म करने के लिए जरूरी है कि दुनिया भर के मजदूर जो है एक हो जाएं। यूनाइट ऑफ लेबर। लेबर जो हैं इस समाज में, जो ये पूंजीपतियों का समाज है, इसमें एक्सप्लॉइट हो गए हैं, शोषण हो गए। तो उसने क्या कहा कि समाज जो है उसमें 2 वर्ग हैं। इसने कहा कि हमेशा से ये होता आया है कि समाज में 2 वर्ग हैं और ये 2 वर्ग हमेशा से ही, सदियों से, जब से पहले तो इन्होंने ये कहा कि एक कम्युनिस्ट समाज होता था जब पृथ्वी शुरू हुई, जिसमें कोई अमीर गरीब होता नहीं था। धीरे धीरे जब लैंड पर कब्जा करना शुरू किया तो व्यक्ति 2 भागों में बंटने लगा, एक लैंडलॉर्ड्स, एक स्लेव्स जो काम करते थे। उसके बाद स्थितियां बदली समाज की और इंडस्ट्रियलिज्म आया, इंडस्ट्रीज का आविष्कार हुआ और इंडस्ट्रीज की वजह से अब क्या है, समाज फिर 2 भागों में बंट गया है और उसमें एक कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं। आप ये चार्ट बना लेना बच्चों, बहुत काम की चीज है ये। और दूसरी तरफ लेबरर हैं। एक तरफ कैपिटलिस्ट हैं और दूसरी तरफ लेबर हैं। और लेबर का कैपिटलिस्ट क्या करते हैं हमेशा इस तरह से, क्लास हैं, 2 क्लास हैं। क्लास मैंने वर्ग हैं। एक वर्ग एक्सप्लॉइटर है, एक्सप्लॉइट करता है, और दूसरा एक्सप्लॉइटर है और दूसरा एक्सप्लॉइट होता है, शोषण का शिकार है। ये शोषक है और ये शोषित है, एक्सप्लॉइट है, ये शोषित है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट का जमाना है उसमें जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति, वो शोषक है और ये शोषित है। मजदूर जो है वो शोषित है। अब ये मजदूर कैसे अपना शोषण खत्म कर सकते हैं? क्या करना चाहिए मजदूरों को कि उनका ये शोषण खत्म हो जाए? और उन्होंने कहा कि जब मजदूर अपनी लेबर पार्टी बनाएं, संगठित हो जाएं, पार्टी बनाएं, पार्टी का एक नेता होगा, लीडर होगा और ये लीडर जो है इस पार्टी का अगुवा होगा और ये पार्टी एक ब्लडी रेवोल्यूशन की तैयारी करेगी, खूनी क्रांति होगी जिसमें पूंजीपतियों को मार दिया जाएगा। सारी जो पूंजी है वो मजदूरों के हाथों में आ जाएगी और कुछ समय के लिए मजदूर, कुछ समय के लिए बोला मैंने, कुछ समय के लिए मजदूर शासन करेंगे। और ऐसी सोसाइटी जिसमें मजदूर शासन करेंगे उसे सोशलिज्म कहा मार्क्स ने।
जहां एक ही पार्टी होगी, दूसरी कोई पार्टी नहीं होगी, जहां गवर्नमेंट सब काम देखेगी, जहां गवर्नमेंट के अंडर ही सारी इंडस्ट्रीज होंगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की लैंड नहीं होगी, किसी की खेत नहीं होंगे, सारी जमीनें सरकार के अंडर में होंगी। समझ में आएगी बात। और ये जो लैंड है, इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, माइंस हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं जहाँ से कमाई होती है, उस पर सरकार कंट्रोल करेगी। और सरकार के कंट्रोल से जितना भी बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो इक्वली सोसाइटी में बांट दिया जाएगा। हर व्यक्ति को उसकी नीड के अनुसार, हर व्यक्ति को उसकी नीड के अनुसार जितनी उसकी नीड होगी उसके वो मिले ही जाएगा। मतलब नीड से फालतू उसको कुछ नहीं मिलेगा। कई मार्क्सवादी देशों में अगर एक मकान है तो दूसरा मकान व्यक्ति बना नहीं सकता अगर सरकार की इजाज़त ना हो। और यहाँ भी नहीं रुके, मार्क्स ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार को ज़रूरत नहीं रहेगी, सरकार की ज़रूरत नहीं रहेगी, और एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना होगी जो क्लासलेस होगी, स्टेटलेस होगी। स्टेट का मतलब यहाँ है सरकार, गवर्नमेंट। इन मजदूरों के शासन से सारे समाज में समानता आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी, और इक्वालिटी के बाद लोगों के पास धन दौलत अपनी नहीं होगी। तो एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें कोई क्लास नहीं होगी। क्लास का मतलब नो रिच नो पुअर, सब समान होंगे। और ऐसी सोसाइटी जिसमें गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मजदूर भी अपने जो है पार्टी वो भंग कर देंगे। और ऐसी जब सोसाइटी आएगी, ये अंतिम सिरा होगा, उसे कम्युनिज्म कहेंगे, कम्युनिज्म। साम्यवाद, कई बार ये बच्चों को कंफ्यूज करता है कि साम्यवाद और समाजवाद में क्या फ़र्क है। भाई जो कम्युनिस्ट चीज़ को मानते हैं, कम्युनिज्म को मानते हैं, वो ब्लडी रेवोल्यूशन के थ्रू ही सारे चेंजेस करना चाहते हैं। भाई ये कहते हैं कि खूनी क्रांति के अलावा कोई चारा नहीं है। ये जबरदस्ती की समानता लाते हैं समाज में। जबरदस्ती का मतलब है एक व्यक्ति की कैपेसिटी है, वो एक घर नहीं 10 घर बना सकता है, पैसे इतने कमा सकता है, उसका दिमाग और इसकी कैपेसिटी इतनी है। लेकिन कम्युनिज्म इसको स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब ये कैपेसिटी को भी मारते हैं भी लोगों की। लेकिन सोशलिज्म ये कहता है, मान लो एक व्यक्ति ने 10 घर बनाए हैं, बना ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 घरों पर हम क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे। उसकी कमाई अगर 1000 रुपए है तो 100 रुपए वो समाज को टैक्स के रूप में देगा, और ये टैक्स का पैसा जो है गरीब पुअर्स पर लगाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। अब जो भारत रशिया में जो शासन है वो इसी तरह का है। अमीरों पे टैक्स लगा दिया जाता है ताकि जो गरीब है उनकी सहायता की जाए और उनको भी ऊपर उठाने की कोशिश की जाए। वैसे समाज में इक्वालिटी कभी नहीं आती, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को डिफरेंट बनाया है, और इस डिफरेंट के आधार पर ही हो सकता है कि एक बच्चे को हम 100 रुपए दे देते हैं, वो सारा दिन मेहनत करके उस 100 को 200 बना सकता है ना। कई बच्चे, कई हो सकता है। एक निकम्मा ऐसा हो सकता है कि 100 को सारा फूक फाक के घर आ जाए, 10 रुपए भी उसके पास ना हो, 1 रुपया भी ना हो, तो इसने कोई गुनाह थोड़े नहीं कर दिया। 200 रुपए कमा के उसने तो मेहनत से कमाए हैं। साम्यवाद की यही गलत बात है कि वो इस 200 को नहीं मानता, वो फिर उसको बांटने की कोशिश करता है। तो आपको मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई कि किस तरह से लिबरलिज्म आया यूरोप में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विस्तार से मार्केट बनी, मार्केट से मजदूर कारखाने लगे, फैक्ट्रियां बनी, फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण होता था। शोषण के विरुद्ध जो मार्क्स हैं उसने विचार दिए, और इस सारे विचारधारा को मार्क्सिज्म कहा जाता है। ये इतनी प्रभावशाली विचारधारा थी भाई,
दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं बचा जहां मार्क्स के समर्थक ना हो और सोशलिज्म की पार्टियां ना हो, सोशलिस्ट पार्टियां ना हो। हमारे यहाँ भी 5-6 पार्टियां ऐसी है जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सोशलिस्ट पार्टियां हैं। केरला में तो अभी भी सरकार है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। बंगाल में लंबे समय तक, लगभग 32 सालों तक कम्युनिस्टों का शासन हमारे देश में रहा है। हमारे देश में आपने सुना होगा नक्सलवादी हैं। नक्सलवादी माओ के और मार्क्स के सिद्धांत पर चलते हैं। माओ चीन के नेता थे और वो भी सारे देशों में, इनकी थ्योरी जो होती थी, मार्क्स की थ्योरी ये कहती थी, देखो आपको ये भारत चीन का और नेपाल का मसला भी समझ में आ जाएगा इससे कुछ। मार्क्स कहते हैं कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। इसका मतलब है आप अपने देश से प्यार ना करें। मजदूर मजदूर का साथी होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी हमारे देश में। 1962 में हमारी चीन के साथ लड़ाई हुई, याद होगा, युद्ध हुआ, जिसकी खबरें आजकल चर्चा में। हमारी मार्क्सवादी पार्टियों ने चाइना को अपना दोस्त माना और चाइना की परहेज की, भारत के खिलाफ बोले वो लोग। तो कम्युनिस्ट इस सिद्धांत पर चलते थे कि कोई देश नहीं होता, सारी सरकारें जो हैं हमारा शोषण करती हैं, मजदूर मजदूर का साथी होता है। जो नेपाल, वर्तमान में नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और ऊपर चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। कम्युनिस्ट हमेशा डेमोक्रेसी के विरुद्ध हैं। वो डेमोक्रेसी की सरकार को अच्छा नहीं मानते। और भारत में डेमोक्रेसी है। ये विचारधाराओं का टकराव भी है भारत और नेपाल का, क्योंकि नेपाल में अब कम्युनिस्ट सरकार है जो अपना दोस्त किसे मानती है, चाइना की सरकार को मानती है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, चाइना ने पॉलिटिकल रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया है, लेकिन वो जो इकोनॉमिक रूप से उसने कभी भी कम्युनिस्ट चीज को नहीं अपनाया। प्राइवेटाइजेशन को अपनाता है, प्राइवेट पूंजी को, प्राइवेट उद्योगों को महत्व देता है। वहाँ कुछ अलग से सेटअप है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, ये आपको मदद करेंगी कि रशिया में क्रांति कैसे हुई। लेकिन वही सीएम जोड वाली बात याद रखना कि ये कैप है जो हर समय के अनुसार बदलती है। जैसे हमारे देश में जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पार्टियां हैं, वो कभी भी ब्लडी रेवोल्यूशन को समर्थन नहीं करती। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां चुनावों में भाग लेती, जबकि कम्युनिस्ट सरकारें चुनाव में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। हमारे देश की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाती हैं, जो अमेरिका और इंग्लैंड की हैं, जबकि मार्क्स ऐसे नहीं मानता। तो हर देश के अनुसार जो सोशलिज्म है वो बदल जाता है, मार्क्सवाद बदल जाता है हर देश के अनुसार, क्योंकि हर देश की जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो अलग अलग होती है। मार्क्स ने कहा था कि क्रांति वहीं होगी जहां पर चरम शिखर पर कैपिटलिस्ट होंगे, इंडस्ट्रीज लगे होंगे। लेकिन रशिया ने जब क्रांति की, रशिया में, तो वहां तो पीजेंट थे और उन्होंने जो क्रांति की, कम्युनिस्ट क्रांति, वो कोई कैपिटलिस्ट के विरुद्ध नहीं की, पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं की उन्होंने, नहीं, उद्योगों के खिलाफ, उद्योग तो आए नहीं थे रशिया में, उन्होंने जार के खिलाफ की। बात आ गई समझ में? हर देश के अनुसार मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट, सोशलिज्म, ये तीनों एक ही जैसे शब्द हैं, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, ये अलग हैं। और जैसे हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां वो अलग से उसके अनुसार ढल गई, जैसे भारत की संस्कृति थी। रूस, फ्रांस, चाइना, जहां भी कम्युनिस्ट आए वहां पर अलग अलग विचारधाराओं को लेकर आए थे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। हर देश में कोई ना कोई एक नेता आता है जो उस देश का भाग्य बदलने की कोशिश करता है, और रशिया में भी ऐसा ही हुआ। तो हम पढ़ते हैं सोशल चेंज कैसे आए, एज ऑफ सोशल चेंज। और ये चेंज मैं बता चुकी हूँ कि राजाओं का युग खत्म हो चुका था, साइंस टेक्नोलॉजी के आविष्कार के कारण व्यापार बढ़ गए थे, इंडस्ट्रीज लग गई थी, और नई नई जो वर्ग थे सोसाइटी में,
जो अब तक नहीं थे, बिजनेसमैन वगैरह, व्यापारी वर्ग अब तक नहीं थे, वो पैदा हो गए और उन्हें नई चीजें चाहिए थी। समाज का पुराना ढांचा बदलना जरूरी था, और पुराना ढांचा जितना जल्दी बदलता नहीं है, मतलब धीरे धीरे बदलता है, या उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतियां करनी होती। In the previous chapter, you read about the powerful idea of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. अगर आप यूरोप की जोग्राफिकल स्थिति देखोगे, जोग्राफिकल कंपैक्टनेस, सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक देश पर में कुछ होगा तो सारे यूरोप पर प्रभाव पड़ता है। तो जो विचार फ्रीडम के और इक्वालिटी के विचार फ्रांस में फैले, वो सारे यूरोप में फैल गए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। और यूरोप की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, उसने एक द्वार खोल दिया था कि सोशल चेंज हो सकते हैं, हो क्या, बिल्कुल बदल सकते हैं। उसके बाद एज यू have read before, the 18th century society was broadly divided into a state and order, and it was aristocracy, the church which controlled economic and social power. और आपने पढ़ा है कि जो मिडिवल सोसाइटी थी, मतलब 18th सेंचुरी की सोसाइटी थी, वो स्टेटों में बटी हुई थी। 3 तरह की स्टेट थी, गरीब थे, अमीर थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, और चर्च का हर चीज पे डोमिनेंस था, और जो सरकार थी वो निरंकुश तानाशाह थी। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सभी को ये पॉसिबिलिटी नजर आने लगी कि अब तो हम नए विचारों के साथ नई सरकारें ला सकते हैं। ठीक है, भारत में भी जैसे यूरोप और एशिया में ये बातें उठने लगी कि जो पुरानी सोसाइटी है उसके बंधन टूटने जरूरी हैं। In many parts of the world, including Europe, Asia, new ideas about individual right माने व्यक्ति के अधिकार, and who control social power began to जो डिस्कस्ड, मतलब सोशल पावर का मतलब होता है लोगों की पावर के बारे में डिस्कशन होने लगा, लोगों के अधिकारों के बारे में डिस्कशन होने लगा। इन इंडिया, राजा राम मोहन राय एंड डिरोजियो एक फ्रांस के फ्रांसीसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे हमारे देश में। 21-22 साल के ही टीचर थे ये, और इनको भी अंग्रेजों ने फांसी दे दी गई थी, मृत्युदंड दे दिया गया था, क्योंकि ये भारतीयों को आज़ादी के खिलाफ, आज़ादी के लिए लड़ने के लिए शिक्षा दे रहे थे। राजा राम मोहन राय ने भारत में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने की, अंग्रेजी शिक्षा की भी, प्राचीन हमारी सोसाइटी जो है वो वर्तमान की सोसाइटी के लायक, जो शिक्षा है वो वर्तमान की सोसाइटी में कामयाब नहीं हो रही है, तो हमने नई सोसाइटी, नई जो शिक्षा है उसकी मांग की थी राजा राम मोहन राय ने। Talk of the significance of French Revolution and many other debate the idea of pro-revolutionary Europe. The development in the colonies in turn reshaped these idea of social change. और जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज का मतलब जो अंग्रेजों के अधीन देश थे, उनमें नई नई सोशल चेंजेस की बात, नए आइडियाज का विचार हुआ। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation in the society. यूरोप में कोई भी, हर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता था, मतलब जो परिवर्तन हो रहे थे सब एग्री नहीं थे उसके लिए। कुछ लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए, कुछ लोग ये चाहते थे कि पुरानी ही सोसाइटी अच्छी है, नए में तो, क्योंकि एकदम अराजकता फैल जाती है ना, लोग डर जाते हैं, तो उनको लगता है कि पुराना ही ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग थे जो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्म चाहते थे, बदलाव चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे थे जो अभी भी नहीं चाहते थे कि वो बदलाव हो। तो इनमें इनको बांटा गया है 3 शब्दों में, ध्यान से पढ़ना। कंजर्वेटिव का मतलब है रूढ़िवादी,
बात से, इससे वर्ड से ही समझ में आ गया हो। वो लोग जो परिवर्तन नहीं चाहते, जो लोग चाहते हैं कि अभी किंग राजा बना रहे, चर्च बना रहे, क्यों? क्योंकि उनको उनसे फायदा है। जैसे लैंडलॉर्ड हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं, राज परिवार के लोग हैं, चर्च में जो पादरी बैठा है, बहुत सारे जमीनों का मालिक है, वो क्यों चाहेंगे कि उनकी सत्ता खत्म हो? तो बहुत सारे लोग कंजर्वेटिव भी थे। दूसरी तरफ थे लिबरल, मैंने बताया जो फ्रीडम, व्यक्ति की फ्रीडम, इक्वालिटी, व्यक्ति की फ्रीडम को महत्व देते थे। और इनमें व्यापारी थे, उन्होंने कहा कि हमें आज़ाद छोड़ दें, हम अपने मामले खुद सेट कर सकते हैं, हमें चर्च को बताने की ज़रूरत नहीं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, हमें पता है हमारा अच्छा और बुरा किस में है। इसलिए उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम परिवर्तन लाए जाएं। अमेरिका है, जो ये है इंग्लैंड है, उसमें लोग धीरे धीरे संविधान में परिवर्तन लेकर आए और वहाँ कोई क्रांतियाँ नहीं हुई। राजा ने अपने अधिकार धीरे धीरे छोड़ दिए, जैसे आज कुछ अधिकार छोड़ दिए, 10 साल बाद कुछ छोड़ दिए, इस तरह से। कुछ थे रेडिकल्स, जो फ्रांस में सारा कुछ उखाड़ कर नया लागू करना चाहते थे, उन्हें बोलते हैं रेडिकल्स, मतलब क्रांतिकारी लोग। समझ में आया? कंजर्वेटिव लोग वो लोग जो अभी भी प्राचीन संस्थाओं को, परंपराओं को बचाना चाहते थे। दूसरी तरफ लिबरल वो लोग जो नया चाहते थे लाना, लेकिन धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। लेकिन रेडिकल्स को इतना सब्र नहीं था कि वो धीरे धीरे परिवर्तन लाए। उनके अनुसार परिवर्तन एकदम होने चाहिए और धीरे धीरे समाज जो है उसका आदी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।